स्वागत है फिर से। हमारा पाठ्यक्रम लगभग अब पूरा हो रहा है। अंतिम भाग की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें हमने कल अनुवाद पर कुछ बातें की, अनुवाद के प्रकारों पर बातें की, जिनमें से अनुवादों के प्रकारों में अलग अलग जो भाग देखे, प्रकार देखे, जो पूर्णानुवाद, आंशिक अनुवाद, समस्त अनुवाद, सीमित अनुवाद, उसके उपरांत मुक्तानुवाद, शाब्दिक अनुवाद, शब्दशः अनुवाद, और इसके उपरांत बहुत से भाग देखें जिनके अंतर्गत गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, ललित साहित्य का अनुवाद, धार्मिक एवं पौराणिक साहित्य का अनुवाद, विधि साहित्य का अनुवाद, समाज शास्त्रीय विषयों का अनुवाद, प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का अनुवाद, उसके उपरांत प्रकृति के अनुसार शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद, सारानुवाद, वार्तानुवाद, रूपांतरण या भाषांतरण, आदर्श अनुवाद, ये भी देखें। इसके उपरांत डॉक्टर जी गोपीनाथ के अनुसार जो अनुवाद के प्रकार हुए, उसके अंतर्गत गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, कविता का अनुवाद, कहानी का अनुवाद, उपन्यास का अनुवाद, नाटक का अनुवाद, निबंध का अनुवाद, आलोचना का अनुवाद, अन्य साहित्यिक विधाओं का अनुवाद, साहित्येतर विषयों का अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, शब्द क्रमाग्राही अनुवाद, शब्दाग्रही अनुवाद, सम्यकाग्राही अनुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, रूपांतरण, विधांतरण, प्रति अनुवाद, अनुसृजन इत्यादि बातें देखी। और उसके उपरांत हमने शब्दानुवाद के प्रकारों में शब्द क्रमाग्राही अनुवाद, शब्दाग्राही अनुवाद, सम्यकाग्राही अनुवाद, उसके उपरांत दूसरा प्रकार अनुवाद का सहज अनुवाद, तीसरा भावानुवाद, चौथा छायानुवाद, पांचवा सारानुवाद, छठा व्याख्यानुवाद, सातवां वार्तानुवाद, आठवां रूपांतरण और नौवां भाषांतरण। ये 9 प्रकार देखें। आज हम अनुवादक के गुण इस विषय पर चर्चा करेंगे। अनुवादक में प्रायः 6 गुण माने जाते हैं। पहला गुण है बहुभाषा विद्ता, यानी एक से ज्यादा अनेक भाषाएं उसे आनी चाहिए। दूसरा बहुश्रुतता, अर्थात उसने बहुत कुछ सुना हो, बहुत कुछ पढ़ा हो। तीसरा गुण है प्रतिभा संपन्नता, वह प्रतिभा संपन्न हो लेखक की तरह। चौथा गुण है उसका परिश्रमशीलता और अभ्यास प्रवणता। पांचवा है विवेकशीलता और अंतिम है छठा अनुवाद विज्ञान का ज्ञाता। अब इसमें आज हम इसे पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अनुवादक के गुण। ध्यान रहे, किसी भी अच्छे अनुवादक को अगर हम जांचना चाहें तो मराठी के प्रसिद्ध अनुवादक नाटककार मामा वरेरकर, जिनका मैंने बहुत बार उल्लेख किया था, जिन्होंने बंगाली के प्रसिद्ध लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यासों का मराठी अनुवाद किया था, वे कहते हैं, लेखक होना आसान है किंतु अनुवादक होना अत्यंत कठिन है। जैसे 8 पुस्तकों का अनुवाद मैं भी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे भी इस बात का इल्म है, इस बात की जानकारी है कि लेखक होना आसान है, झट से मन में आया वो कागज पर उतार दिया, लेकिन अनुवादक होना बहुत कठिन है। अनुवादक होना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि अनुवाद करते समय अनुवादक को में जो गुण होने चाहिए वे गुण किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं मिलते, उसे असामान्य प्रतिभावान होना पड़ता है। और यह कहा जा सकता है, देखिए, कि समझा जाता है, माना जाता है कि 2 भाषा जानने वाला कोई भी आदमी एक भाषा से दूसरी भाषा में सरलतापूर्वक अनुवाद कर सकता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। केवल 2 भाषाओं पर अधिकार हो गया और वह अनुवादक हो गया, ऐसा नहीं होता।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, वो भी हिंदी के एक अच्छे जानकार थे, अनुवादक थे अच्छे, एक प्रकार से मौलिक लेख लिखना आसान है। मौलिक लिखना, अपना लिखना बहुत आसान है, पर किसी दूसरी भाषा से अनुवाद करना बहुत कठिन कार्य होता है। मेरा निजी अनुभव है, मतलब राजेंद्र प्रसाद भी स्वयं एक हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे, अनुवादक थे। उन्होंने कहा है कि मेरा निजी अनुभव है, स्वयं का अनुभव है कि मैं अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में उतनी आसानी से अनुवाद नहीं कर सकता जितनी आसानी से इन दोनों भाषाओं में लिख सकता हूँ। मतलब वो उस समय के प्रख्यात वकील थे और वकालत में पीएचडी की थी इन्होंने। मतलब कितने विद्वान होंगे, विचार कीजिए। और उनका कहना है कि मैं आसानी से हिंदी में लिख सकता हूँ, आसानी से अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ हिंदी में अनुवाद कर नहीं सकता, या हिंदी में लिखा हुआ अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता। यह बहुत कठिन काम है। गहन विषयों का अनुवाद भी तो और भी कठिन है, तो होता है। मतलब राजेंद्र प्रसाद जी और मामा वरेरकर जी के इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि अनुवाद के लिए अनुवादक के पास कुछ विशेष योग्यताओं का होना अत्यंत आवश्यक है, कुछ विशेष गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। भाषाओं का गहरा अध्ययन उसके पास होना चाहिए। अनुवाद विषय तथा अनुवाद प्रक्रिया पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। शैलियों आदि का अद्ययावत ज्ञान उसे होना चाहिए, अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता, परिश्रमशीलता, विवेकशीलता तथा अभिव्यक्ति कुशलता आदि गुणों से संपन्न व्यक्तित्व का धनी ही अनुवादक हो सकता है और अनुवाद कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। अनुवादक एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में मात्र उल्था करने वाली मशीन मात्र नहीं है, वह सृजनात्मक कलाकार भी है। वह एक अच्छा पाठक है, उसे एक अच्छा पाठक होना चाहिए, एक अच्छा अभिभावक होना चाहिए, एक अच्छा आलोचक होना चाहिए, एक अच्छा कवि होना चाहिए, एक सर्जक होना चाहिए। वह सब कुछ वह एक साथ है। मतलब एक अनुवादक में क्या क्या गुण होने, कितने व्यक्ति छिपे होते हैं। मतलब एक और वह एक अच्छा पाठक होता है, अच्छा अभिभावक होता है, अच्छा आलोचक होता है, अच्छा सर्जक होता है। ये सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाकर के एक अच्छा अनुवादक होता है। अतः सफल अनुवाद के लिए अनुवादक को बहुआयामी व्यक्तित्व होना अत्यंत जरूरी है। वह उसे बहुआयामी होना चाहिए, जिसको आज हम मराठी में अष्टपहलू व्यक्तित्व कहते हैं, या अनेक बहुमुखी प्रतिभा का से संपन्न होना चाहिए, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए वह। इस दृष्टि से अनुवादक का व्यक्तित्व निम्न गुणों से संपन्न होना चाहिए, जिन गुणों को हमने आपके सम्मुख थोड़ी देर पहले प्रस्तुत किया था, उनको फिर से एक बार पुनरावृत्त करेंगे। बहुभाषा विदिता, ये गुण उसमें होना चाहिए। बहुश्रुतता, प्रतिभा संपन्नता, परिश्रमशीलता एवं अभ्यास प्रवणता, विवेकशीलता और अनुवाद विज्ञान का ज्ञाता, ये कम से कम ये 6 गुण तो होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से और गुण हो सकते हैं, लेकिन इन पूरा अध्ययन करने के उपरांत लेखन अनुवादविदों ने, भाषाविदों ने ये 6 गुण उसके निर्धारित किए हुए हैं। तो पहला गुण है बहुभाषाविदता। बहुभाषाविदता, स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा पर अनुवादक का समान अधिकार होना चाहिए। कम से कम 2 भाषाओं पर, वैसे तो अनेक भाषाओं पर होना चाहिए। स्रोत भाषा मतलब जिस भाषा के पाठ का वो अनुवाद करना चाहता है वह स्रोत भाषा, और जिस भाषा में वह अनुवाद करना चाहता है वो लक्ष्य भाषा, जिसको अंग्रेजी में क्रमशः सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, यानी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा कहते हैं। वह इन दोनों भाषाओं पर उसका एकाधिकार होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। भाषाओं पर अधिकार से तात्पर्य यह है कि दोनों भाषाओं के विभिन्न अंगों का भाषा वैज्ञानिक,
वैयाकरणिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सम्यक अध्ययन और उसकी अनुप्रयुक्ति होनी चाहिए, उस पर अधिकार होना चाहिए। भाषा पर अधिकार मतलब मराठी पढ़ने आ गई इसलिए मराठी पर अधिकार हो गया आपका, ऐसा नहीं है। हिंदी पढ़ने आ गई मतलब हिंदी पर अधिकार हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी और मराठी में दो दो भाषाओं का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम मूलतः मराठी भाषी हैं और ऐच्छिक रूप से हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या क्या होना चाहिए आपको? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से मराठी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से आपको हिंदी की सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर व्याकरणिक, मराठी का संपूर्ण व्याकरण आना चाहिए, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण आना चाहिए। इतना ही नहीं, मराठी और हिंदी दोनों का ऐतिहासिक दृष्टि से क्रमगत अध्ययन होना चाहिए। उदाहरण के रूप में जो गत सत्र में हमने पढ़ाया था कि हमारी जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो सारी निकली हुई है वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत के बाद में कालखंड आता है ऐतिहासिक दृष्टि से, वह लौकिक संस्कृत का। फिर उसके बाद आता है कालखंड पाली अर्धमागधी का, जो क्रमशः बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रयुक्त की गई भाषाएं हों, जिनको हम प्राकृत भाषाएं कहते हैं। और फिर प्राकृत भाषाएं और प्राकृत भाषाओं के बाद कालखंड आता है अपभ्रंश भाषाओं का, और आधुनिक अपभ्रंश भाषाओं से निर्माण हुई आज की भाषाएं हैं, जिनमें से शौरसेनी प्राकृत से हिंदी, शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा बनी है, और महाराष्ट्री प्राकृत और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा बनी है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके उपरांत ऐतिहासिक दृष्टि से उसका सम्यक अध्ययन होना चाहिए। हिंदी की कितनी बोलियां हैं, मराठी की कितनी बोलियां हैं, मराठी का कितना भौगोलिक क्षेत्र है, कितना हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र है, कितनी उसकी ऐतिहासिक सीमा है, कितनी मराठी की ऐसी ऐतिहासिक सीमा है, कितनी हिंदी की ऐतिहासिक सीमा है। सभी कुछ पहले आपको पता होना चाहिए। मराठी की कहावतें कौन सी हैं, हिंदी की कहावतें समानार्थक कौन सी हैं, कौन सी कहावतें संस्कृत से हिंदी और मराठी में सीधी आ गई और अपभ्रंशों का माध्यम लेकर के आ गई। मराठी की शब्द मर्यादा कितनी है, हिंदी की शब्द मर्यादा कितनी है, मराठी की शब्द स्फीति कितनी हो सकती है, हिंदी की कितनी हो सकती है। व्याकरणिक बातें बहुत कुछ इसमें बताया जा सकता है, लेकिन मैं समय के अभाव के कारण आगे जाने की कोशिश करूंगा। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष प्रकृति होती है। हिंदी की अपनी विशेष प्रकृति है, मराठी की अपनी विशेष प्रकृति है। उसकी पहचान अगर अनुवादक को न हो तो अनुवाद भौंडा और असहज हो जाता है। अब देखिए, मैंने कहा कि मैंने भी 8 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है मराठी के। एक अभी अभी जिनको डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाड़े जिनको सरस्वती पुरस्कार मिला, उनकी एक पुस्तक का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, दलित पैंथर संदर्भ भूमिका और आंदोलन नाम से। इसको मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। उसके उपरांत मैंने रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर बापूजी साळुंखे जी की जीवनी का अनुवाद किया है, उस पर भी मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। ये तो 2 हुए, इसके अलावा अन्य किए हैं। धर्म और विज्ञान नाम की पुस्तक मराठी से हिंदी में ली है, ये तीसरी पुस्तक हुई। 3 पुस्तकों का उल्लेख हुआ। चौथी पुस्तक राजपूत संस्कृति नाम से थी, जो मराठी से हिंदी में अनुवादित की है, 4 पुस्तक हुई। 5वीं पुस्तक ऐसी है जो ब्राह्मण समाज, वर्तमान ब्राह्मण समाज या आधुनिक ब्राह्मण समाज, वर्तमान समस्याएं और समाधान नाम से एक पुस्तक का और अनुवाद किया हुआ है। इतना ही नहीं, एक शहीद हुए हमारे वायुसेना के नौजवान, उनकी माँ ने लिखी हुई उनकी जीवनी का अनुवाद मैंने हिंदी में किया हुआ है, पुत्र हो तो ऐसा नाम से। इसको भी पुरस्कार मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जो मैंने अनुवाद करते समय कठिनाइयां मेरे सामने आई थी, अगर उतने समय में मैं उपन्यास लिख देता तो 17-18 उपन्यास मेरे हो जाते। इतनी मेहनत अनुवादक को करनी पड़ती है, और इसलिए हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना जरुरी है। मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर मराठी भाषेच्या सर्व भाषा वैज्ञानिक आणि व्याकरणिक
ऐतिहासिक आणि भौगोलिक दृष्टींनी त्याच्यावर पकड़ असणं फार महत्वाचं आहे। तो यही बात हिंदी पर भी ये प्रयोग हुई। इतना ही नहीं, विभिन्न ज्ञान शाखाओं की पारिभाषिक शब्दावली का भी अध्ययन होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ाई थी आपको। उसके उपरांत वाक् प्रचार होने चाहिए, वाक् प्रयोग होने चाहिए, कहावतें पता होनी चाहिए, मुहावरे होने चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि संस्कृत में कहावत है, दूरतः पर्वतः रम्यः, तो हिंदी में उसका अनुवाद हो गया दूर के ढोल सुहावने, मराठी में उसका अनुवाद हो गया दुरून डोंगर साजरे। एक और हिंदी संस्कृत में कहावत है, अर्ध घोटो घोषमुपैति नूनम। क्या है? अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम। इसका हिंदी अनुवाद क्या किया गया? अध जल घगरी छलकत जाए। और मराठी में अनुवाद ये हो गया, अर्ध्या ज्ञानाने कुणी पूर्ण होत नाही। अर्ध्या ज्ञानाचं पांडित्य आहे, या फिर अर्धा वैद्य उपचार करू शकत नाही, इस प्रकार से ये अनुवाद हुआ करते हैं। और मैं तो इससे आगे कहता हूं कि मराठी का हिंदी में, हिंदी का मराठी में अनुवाद करते समय आपको दो और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक संस्कृत का और एक उर्दू का। क्योंकि हिंदी में कितने उर्दू के वाक् प्रचार आ जाते हैं आप शायद समझ नहीं पाएंगे, और मराठी और हिंदी में संस्कृत का प्रभाव तो देखा ही जाता है। मतलब अगर आप मराठी से हिंदी में या हिंदी से मराठी में का अनुवाद करने जा रहे हैं, आपको कम से कम 4 भाषाएं आनी चाहिए, संस्कृत, मराठी, हिंदी और उर्दू। इसमें दक्षिणी को भी जोड़ सकते हैं, रेखता को भी जोड़ सकते हैं, अन्य अन्य भाषाओं को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम इन 4 भाषाओं पर आपका अधिकार होना चाहिए। इसलिए किसी भी अनुवाद का पहला गुण होता है वह है बहुभाषा विद्ता। बाद में मानक भाषा के साथ साथ उसकी उपभाषाओं और उपबोलियों पर का भी उसे ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अब जैसे मानक हिंदी है, तो मानक हिंदी के साथ साथ हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं जो गत सत्र में हमने पढ़ी थी, शायद याद आ रही होगी आपको। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां हैं, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, जिसको ढूंढानी भी कहते हैं। फिर पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी या जिसको बुंदेली कहा जाता है, कन्नौजी और ब्रज भाषा। पूर्वी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी में भी अलग अलग आ जाती हैं, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली वगैरह वगैरह। इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। और मराठी पर अगर आपका अधिकार होना चाहिए तो मराठी में भी अलग अलग बोलियां हैं। पुणे की बोली अलग है, उदगीर की बोली अलग है, वराड़ी बोली अलग है, विदर्भ की अलग है, तो जळगांव उत्तर महाराष्ट्र की अलग है, जिसको हम बहिणाबाई चौधरी की भाषा कहते हैं, खानदेशी कहते हैं। ये सब पता होना चाहिए। उसके उपरांत देखा जाए तो स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के अतिरिक्त अनुवाद को जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा उतना अधिक है। मतलब केवल मराठी से हिंदी में, हिंदी मराठी से अनुवाद करने के लिए केवल मराठी और हिंदी का अनुवाद ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा नहीं, अनेक भाषाएं उसे आनी चाहिए और अधिक लाभदायी वो सिद्ध हो सकती हैं। आज के संदर्भ में बहुभाषा ज्ञाता व्यक्ति अनुवाद के लिए अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि संचार साधनों और वैज्ञानिक आविष्कारों ने विश्व की लगभग सभी भाषाओं में परस्पर लेन देन की प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया हुआ है। शब्द वाक्य रचना के धरातल पर विकसित भाषा एक दूसरे पर पर्याप्त प्रभाव करती हुई दिखाई देती है। अतः मूल पाठ को समझने तथा स्रोत भाषा में उसे सहजता से व्यक्त करने के लिए, लक्ष्य भाषा में सहजता से व्यक्त करने के लिए बहुभाषा ज्ञाता व्यक्ति सहायक हो सकता है। कहा जाता है कि हर नई भाषा के सीखने के लिए
नए ज्ञान और नई संस्कृति के परिचित होने का एक और नया मार्ग खुल जाता है। बहुश्रुत व्यक्तित्व के निर्माण में बहुभाषा ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी भाषाएं सीखनी है हमें? और आज जिस बात को लेकर के हम ज़्यादा चर्चा करते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, नई शिक्षा नीति जो है, उस नई शिक्षा नीति में बहुभाषाविद होना अत्यंत महत्वपूर्ण कहा है और कम से कम 5 भाषाएं सीखनी होंगी ऐसा कहा है। अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सबकी ब्रह्मांड भाषा संस्कृत और एक दाक्षिणात्य भाषा चाहे कोई भी हो, ये 5 भाषाएं प्रत्येक ने सीखनी ही है, ऐसी नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है, नई भाषा नीति कहती है जो अभी अभी मंजूर हुई है। दूसरा गुण है बहुश्रुतता। हमारे अब केवल 16 मिनट रह गए हैं, इन 16 मिनटों में कम से कम 1-2 और गुण हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। वर्तमान समय में अनुवाद की आवश्यकता के अनुरूप उसके क्षेत्र का भी विस्तार होता जा रहा है। साहित्यिक अनुवाद में नित नई विधाओं का सृजन हो रहा है और एक मिनट ये व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ती सध्या इतर कुणाशी तो धनश्री धाम ने जरा हमारी एकाग्रता को भंग कर दिया। ठीक है, फिर भी आगे चलते हैं। देखिए, वर्तमान समय में अनुवाद की आवश्यकता के अनुरूप उसके क्षेत्र का भी विस्तार होते जा रहा है। साहित्यिक अनुवाद में नए नए विधाओं का सृजन हो रहा है और हर नई विधा के साथ अनुवाद का नया क्षेत्र सामने आ रहा है। ज्ञान विज्ञान की समस्त शाखाओं के ज्ञान कक्षा के विस्तार के साथ अनुवाद क्षेत्र का भी काफी विस्तार हो रहा है। अनुवाद क्षेत्र का भी काफी विस्तार हो रहा है। ऐसी स्थिति में सीमित ज्ञान के सहारे अनुवादक सफल अनुवाद कैसे कर पाएगा? यह सही है कि कोई एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी मेधावी हो, सभी ज्ञान शाखाओं का ज्ञाता नहीं हो सकता, इसलिए उसे अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन हमारे व्यक्ति लेकिन हमारे इर्द गिर्द फैली अपार ज्ञान राशि से असंपृक्त होकर कोई भी जीन भी नहीं सकता। बहुज्ञता आज की विशेषता नहीं अपितु आवश्यकता बन गई है। जिस तरह साहित्य के क्षेत्र में हर विधा अपने क्षेत्र को लांघ करके दूसरी विधाओं में दखलंदाजी कर रही है, उसी प्रकार विज्ञान और सामाजिक शास्त्र विविध शाखाएं एक दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी कर रही हैं। ऐसी स्थिति में अनुवादक को बहुश्रुत तथा बहुज्ञ होना आवश्यक हो गया है। साहित्यिक अनुवाद में वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिवेश तथा गतिविधियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही विविध सामाजिक शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवादक को अपने विषय की गहरी समझ न हो तो वह मात्र शब्दानुवाद करेगा। प्रशासनिक अनुवाद के लिए भी पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान ही नहीं अपितु प्रशासकीय पद्धति, राजनीति शास्त्र के साथ साथ जनमानस की पहचान होना भी बहुत जरूरी है। अतः जिस प्रकार साहित्य शास्त्र में साहित्य हेतु के रूप में निपुणता अर्थात देश काल लोक व्यवहार शास्त्र और साहित्य अध्ययन के से प्राप्त बहुज्ञता बहुश्रुतता का प्रतिपादन किया जाता है, उसी प्रकार अनुवाद शास्त्र में भी अनुवाद हेतु इसे कहा जा सकता है। सफल अनुवाद के लिए मूल पाठ को सम्यक रूप में समझना अनुवाद की प्रक्रिया की पहली तथा महत्वपूर्ण सीढ़ी है और बहुश्रुत का बहुज्ञता उसकी अनिवार्यता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि नए नए ज्ञान विज्ञान की शाखाओं के कारण अच्छे अनुवादक को उन सब का भी अध्ययन करना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ अपना ही।
जब मैं दलित पैंथर भूमिका एवं आंदोलन का हिंदी अनुवाद कर रहा था, तो उस समय मुझे दलित साहित्य को पढ़ना पड़ा, अम्बेडकरी साहित्य को पढ़ना पड़ा, जो मैंने पढ़ा पहले नहीं था। किसी कारण से मैं पढ़ नहीं पाया था, और इसलिए मुझे इतना पढ़ना पड़ा कि लगभग 100-200 पुस्तकें मैंने आसानी से खरीद करके पढ़ी। मतलब एक पुस्तक का अनुवाद करने के लिए मुझे 180 से भी ज्यादा पुस्तकें पढ़नी पड़ी। तब कहीं जाकर के मैं थोड़ा से उसमें से कुछ जान पाया, और तब कहीं जाकर के उसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो सका उस पुस्तक को। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि केवल 2 भाषाओं पर अधिकार होना ये अनुवादक का गुण नहीं है, अपितु 2 भाषाओं पर उसका अधिकार तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उन 2 भाषाओं में लिखे गए साहित्य का भी अध्ययन होना चाहिए। वो समाज शास्त्रीय दृष्टि का अध्ययन हो सकता है, राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टि का अध्ययन हो सकता है, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण का अध्ययन हो सकता है। बहुत कुछ आपको होना चाहिए, तब कहीं जा करके आप एक अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। तीसरा गुण है अनुवादक का, तीसरा गुण है श्रेष्ठ अनुवादक का तीसरा गुण प्रतिभा संपन्नता। यद्यपि अनुवाद को मौलिक लेखक की अपेक्षा हमेशा बौना माना जाता है, समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वह मूल लेखक को व्यक्त करता है, अतः उसका स्थान दूसरा है, ऐसा माना जाता है। वास्तविकता यह है कि हम अपने आप को बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को व्यक्त करना स्वयं ये कठिन काम है। इसलिए अनुवादक को मौलिक लेखक से भी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि हम अपने आप को बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे को व्यक्त करना मुश्किल होता है। हम अपने आप की संवेदनाओं को बिना प्रयास अनुभव कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की का सहवेदन होना सप्रयास कार्य है। ये सहज नहीं है, बहुत कठिन कार्य है, और साथ ही साथ महत प्रयास साध्य भी है। डॉक्टर जी गोपीनाथन ने अनुवाद को परकाया प्रवेश की संज्ञा दी है। परकाया प्रवेश मतलब जिस प्रकार शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती के मन में जाकर के परकाया प्रवेश करके उसने गार्हस्थ्य जीवन की बातों को समझ लिया था, उसी प्रकार से लेखक को दूसरे के मन में जाकर के उसकी ताक झांक करके फिर कहना पड़ा। अब देखिए, मुझे दलित साहित्य का अनुवाद करते समय, दलित पैंथर का अनुवाद करते समय मुझे कभी नामदेव ढसा बनना पड़ा, कभी मुझे रामदास आठवले बनना पड़ा, कभी मुझे अलग अलग लेखक बनना पड़ा, भालचंद्र नेमाड़े बनना पड़ा, भालचंद्र फड़के बनना पड़ा, कभी मुझे डॉक्टर अरुण कांबळे बनना पड़ा, कभी मुझे अलग अलग लोगों के रूप में जाना पड़ा, कभी मुझे स्वयं शरण कुमार लिम्बाड़े बनना पड़ा। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति की अनुभूतियों का की संवेदना का पूरी तरह से वैसी वेदना हमारे मन में जागृत नहीं हो जाती, वैस प्रकार का हम अनुवाद नहीं कर सकते। इसलिए अनुवादक के पास भावयत्री और कार्ययत्री दोनों प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। भावयत्री प्रतिभा जो हर एक के पास होती है, और कार्ययत्री प्रतिभा जो एक लेखक के पास, अनुवादक के पास होती है। वह एक साथ पाठक, आस्वादक, अध्येता और सूचक है, सृजक है। क्या क्या है अनुवादक एक साथ? अनुवादक एक साथ पाठक भी है, पहले उसे पढ़ना पड़ता है जिसका अनुवाद वो कर रहा है, फिर उसका आस्वादक होना पड़ता है, आस्वाद लेना पड़ता है, फिर उसका अध्ययन करना पड़ता है, और फिर उसका सर्जन करना पड़ता है किसी अन्य भाषा में। उसे मूल पाठ की संवेदना को गहराई से अनुभव करना होता है, तथा एक अन्य भाषा में उसी रूप में व्यक्त करना पड़ता है जिस रूप में वो पहले व्यक्त हो चुका है। अर्थात मूल पाठ का ग्रहण करना है और अन्य भाषा में उस प्रकृति के अनुरूप पुनर्गठित और समायोजित कर उसे इस तरह व्यक्त करना चाहिए होना है कि पाठक को मूल पाठ का प्रतिपाद्य तथा प्रतिपादन शैली का सहज आस्वाद्य हो, और ये भी पाठक को नहीं लगना चाहिए कि ये
किसी अन्य भाषा में लिखा गया था। यह पूरी प्रक्रिया भावयत्री और कार्ययत्री प्रतिभा दोनों के बिना संभव नहीं है। अनुवादक मात्र मूल का भाषांतरण नहीं करता, अपितु उसका एक तरह से पुनः सृजन करता है। अनुवाद अगर प्रतिभाशाली हो तो पुनः सृजन संभव है, अन्यथा मात्र वो भाषांतरण हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वो भी एक अच्छे अनुवादक थे। उनका हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था। उनके पुस्तकों के नाम भी अगर देखें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वो उन्होंने अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। वो लिखते हैं, ईमानदारी से किए गए शाब्दिक अनुवादों में सभी कुछ होगा, सिर्फ आत्मा की कमी रहेगी। इसलिए शाब्दिक अनुवाद नहीं, अपितु भाविक अनुवाद होना चाहिए, भावना का अनुवाद होना चाहिए। जैसे साहित्य से संबंधी एरिस्टोटल की मान्यता है। एरिस्टोटल जो प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु था, उसने भी साहित्य को कहते हुए कहा है, साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, साहित्य भाषा के माध्यम से पुनः सृजन है और अनुवाद जिस प्रकार साहित्य भाषा के माध्यम से अनुसृजन है, उसी प्रकार उस अनुसृजन का अनुसृजन अनुवाद है। उसी प्रकार अनुवाद भी मूल पाठ का यथा यंत्रवत अनुकरण न होकर पुनः सृजन है। अनुवादक का व्यक्तित्व एक अलग ढंग से उसमें भी व्यक्त होता है, चाहे वह अनुवाद साहित्यिक हो, चाहे वह अनुवाद वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद हो, या फिर प्रशासनिक अनुवाद हो। इसलिए ध्यान देना चाहिए हमें ध्यान। अगर आप अनुवाद में थोड़ा बहुत काम करना चाहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोग आपके पास अनुवाद कीजिए और लाख रुपए लीजिए दे करके आ सकते हैं। और भाषा में रोजगार की कितनी संभावना है, ये अनुवाद का अकेला क्षेत्र आपको बहुत कुछ बता सकता है। इसलिए अगर आपको इसमें कुछ ज्यादा करने की इच्छा है, तो बाद में एमए करने के उपरांत इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय में अनुवाद का अगर आपने पदव्युत्तर पदवी का या पीजी डिप्लोमा कर दिया, तो आपको घर बैठे रोजगार आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जैसे 8 पुस्तकों का मैंने अनुवाद किया है और बहुत सारी पुस्तकों की तादाद है, मुझ पर ये अनुवाद करके दो, ये अनुवाद करके दे दो, आपको इतने रुपए देंगे, इतने हजार रुपए देंगे, इतने लाख रुपए देंगे। लेकिन समय के अभाव के कारण हम कर नहीं पा रहे हैं। आप आगे जाकर वो कर सकते हैं। मेरे बहुत से मित्र, बार्शी नाम का यहाँ के गांव है सोलापुर जिले में का, उसका एक झाड़बू के नाम का महाविद्यालय है, उसमें के सारे हिंदी के अध्यापक और छात्र आज अनुवाद में लाखों रुपए कमा रहे हैं। छोड़ दो इन बातों को, मैं जरा ज्यादा बोल गया आपको। हमारे 3 मिनट रहे हैं और इन 3 मिनटों में ये 3 और गुण हैं, शायद वो समाप्त नहीं होंगे, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। चौथा गुण है अनुवाद का परिश्रमशीलता एवं अभ्यास प्रवणता। अनुवादक बड़े जोखिम और परिश्रम भरा कार्य है। मूल पाठ का अध्ययन, उसी के विभिन्न संदर्भों की पहचान, लक्ष्य भाषा के अनुरूप उसका पुनर्गठन, समायोजन और उसके बाद अभिव्यक्तिकरण, यहाँ तक अनुवाद प्रक्रिया का एक आवर्तन पूरा हो जाता है। उसके बाद उसे एक आलोचक की दृष्टि से दोनों पाठों अर्थात मूल पाठ और अनुदित पाठ का परीक्षण करके उसमें आवश्यक संशोधन करने पड़ते हैं। आवश्यकता के अनुसार कई इसके आवर्तन हो सकते हैं, कई इसके चक्र हो सकते हैं। इसे अनुवाद का अभ्यास हेतु कहा जा सकता है। इस तरह मौलिक सृजन की अपेक्षा अनुवाद अधिक मात्रा में श्रम और अभ्यास का साध्य है। अतः परिश्रमशीलता और अभ्यास प्रवणता सफल अनुवादक के लिए आवश्यक गुण होता है। यानी एक बार अनुवाद कर दिया तो हो गया, अंतिम अनुवाद नहीं है। उस अनुवाद को पहले मूल पाठ से तुलना करके फिर से कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। ऐसे अनेक चक्र होते हैं, तो बहुत परिश्रम का ये कार्य है। 5वीं विशेषता है विवेकशीलता। 5वां गुण है अनुवादक का विवेकशीलता। अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में अनुवादक को मूल पाठ की सीमा रेखा के भीतर ही कार्य करना होता है। विशेषकर अनुदित पाठ में मूल पाठ को अपनी सभी विशेषताओं के
साथ उतारना होता है। इस प्रक्रिया में उसे अपने व्यक्तित्व का संस्पर्श कराना है, पर एक सीमा तक ही। दूसरे शब्दों में यह एक तरह की तटस्थता भी उसमें होनी चाहिए। तटस्थता, अपनी ओर से कुछ मिलाना नहीं चाहिए, कुछ जोड़ना नहीं चाहिए, कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार आदर्श अनुवाद सिरिंज की वही सुई है जो सिरिंज की दवा को ज्यों का त्यों मरीज के शरीर में पहुंचा दे। यह हम पहले देख चुके हैं। आदर्श या सफल अनुवाद का मूल मंत्र है, न तोड़िए न जोड़िए। मतलब अपनी ओर से कुछ, लेखक का कुछ छोड़ना भी नहीं है और अपनी ओर से कुछ जोड़ना भी नहीं है। अर्थात एक तटस्थता के तहत मूल पाठ को अविकृत रूप में अन्य भाषा में व्यक्त करना है। अनुवाद के दौरान कुछ ऐसे स्थल भी आएंगे जो अनुवादक के मन भावन हो और अकुछ अभावन हो। दोनों स्थितियों में अपनी विवेकशीलता को जागृत रखते हुए उसे आगे बढ़ना होगा। उसे यह याद रखना होगा कि वह सृजक तो है, लेकिन मूल सृजक पर उसे हावी नहीं होना है। डॉक्टर जॉनसन ने अनुवादक को चेतावनी देते हुए लिखा है, नेवर ट्राई टू एक्सेल द ऑथर यू ट्रांसलेट। अनुवादक का सृजक होना अपेक्षित है, परंतु उसे अपनी सीमा का भी ध्यान रहे। उसे स्वायत्तता है, लेकिन इस एक सीमा तक वह लेखक को लांघ करके आगे निकल नहीं सकता। उसकी प्रतिभा अनुवाद की सफलता के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए, न कि अनुवाद में बाधक होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसे एक विवेकशील अनुवादक का निर्वाह होते हुए सफल अनुवादक बनाना है। और अंतिम, केवल 1 मिनट हमारा रह गया है, अंतिम जो गुण है उसको लेकर के हम समाप्त करेंगे। वह अंतिम गुण है अनुवाद विज्ञान का ज्ञाता। अनुवाद एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। इसलिए आवश्यक है कि अनुवाद विज्ञान का ज्ञाता हो अनुवादक। अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद के सिद्धांत, अनुवाद की समस्याएं, अनुवाद के विभिन्न प्रकार एवं अनुवाद प्रविधियां आदि का वैज्ञानिक अध्ययन अनुवादक के लिए आवश्यक होता है। साथ ही अनुदित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने से अनुवाद प्रक्रिया में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके समाधान भी प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान के विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन के वर्तमान युग में अनुवाद विज्ञान के अध्ययन के बिना सफल अनुवाद संभव नहीं है। तो आज हमने अनुवादक के 6 गुण आपके सम्मुख रखे, जो क्रमशः बहुभाषाविदता, बहुश्रुतता, प्रतिभा संपन्नता, परिश्रमशीलता एवं अभ्यास प्रवणता, 5वां विवेकशीलता और अंतिम अनुवाद विज्ञान आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। जय हिंदी, जय नागरी। कल हम अगले अच्छे अनुवाद के स्वरूप पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंदी, जय नागरी। धन्यवाद।